मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि बर्ड जो बात भी बताने वाला है वो किसी न किसी एतबार से हमारे लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बर्ड ने कहा, उसका नाम हेलन मेयर है। रात का खाना उसने यहीं खाया था। जाहिर ने कहा, डांसिंग फ्लोर पर? उसके लहजे में शरारत थी। बर्ड ने कहा, नहीं, यही तो मुश्किल है। वो डाइनिंग हॉल में खाना खाने के बाद वापस चली गई। जाहिर ने फिर शरारत भरे लहजे में तबसरा किया, आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा। बर्ड ने कहा, हाँ, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अगर वो डांसिंग फ्लोर पर चली भी जाती तो क्या फर्क पड़ता, उसके साथ एक आदमी भी था। जाहिर ने कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है मिस्टर बर्ड, लेकिन आपको उसका नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, इससे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि वो लड़की या उसका साथी हमारे किस काम आ सकते हैं। बर्ड ने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, चूंकि वो मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैं उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहा। उस वक्त वो बेइंतहा संजीदा नजर आ रहा था। बोला, फौरी तौर पर उससे तारुफ हासिल करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैंने उसके बराबर वाली मेज पर कब्जा कर लिया। उसके साथी ने उसे हेलन के नाम से पुकारा था, इसलिए मुझे उसका नाम मालूम हो गया। वो दोनों यहाँ से पैदल ही गए थे। यहाँ से 10 मिनट पैदल के फासले पर एक इमारत है। दोनों उसी इमारत में दाखिल हुए थे। इमारत तारीकी में डूबी हुई थी, इसलिए मैं उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सका। ताहम इमारत का महल वकूअ ज़हन नशीन करके मैं वापस आ गया। तहजीब ने कहा, तुम वक्त बर्बाद करने के माहिर हो बर्ड, अपना भी और दूसरों का भी। मैंने कहा, अगर मामला एक खूबसूरत लड़की का न होता तो तुम कभी ताकुब न करते। मैं गलत तो नहीं कह रहा। बर्ड ने कहा, यह हकीकत है चीफ, वो खूबसूरत भी थी और फिर ये कि उससे तारुफ का मौका भी नहीं मिला, वरना मैं हरगिज उसका पीछा न करता। मैंने कहा, और यूं तुम इत्तेफाकन ही उस राज से वाकिफ हो गए जो किसी एतबार से हमारे लिए अहम हो सकता है। बर्ड ने चौंक कर मुझे देखा। बोला, तुम अंदाजे लगाने में बहुत माहिर हो चीफ, क्या तुम इस बात से भी वाकिफ हो? मैंने कहा, जब तक तुम नहीं बताओगे कैसे मालूम होगा कि मैंने कोई अंदाजा लगाया है? तुमने खुद ही बताया था कि तुम्हारे पास एक अहम खबर है जो मुमकिन है हमारे काम आ सके। जाहिर है इस खबर का ताल्लुक हेलन से ही होगा। बर्ड ने कहा, हाँ चीफ, उस वक्त तो मैं वापस आ गया, लेकिन सुबह होते ही मैंने फिर उस इमारत का रुख किया। जानते हो मैंने क्या देखा? बर्ड एक बार फिर खामोश हो गया। उसके इस अंदाज से जाहिर और तहजीब झुंझला गए। तहजीब ने कहा, तुम आखिर बात मुकम्मल क्यों नहीं करते? खामखा अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बर्ड ने कहा, उस इमारत के गेट पर बड़ी अजीब वार्निंग तहरीर थी मैडम। लिखा है, इस इमारत में बिला इजाजत दाखिल होने वाले की वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बर्ड खामोश होकर बड़े गौर से हम सबको देखने लगा। तहजीब ने मजे का खेज अंदाज में कहा, यह कौन सी अहम बात है? तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया। मैंने कहा, यह दुरुस्त है बर्ड, हमें गैर मुतल्लिक बातों में पड़ने की क्या जरूरत है? हमारी तवज्जो तो सिर्फ अपने मिशन पर रहनी चाहिए। अगर उस इमारत पर ऐसी कोई वार्निंग लिखी है तो हमें इससे क्या? जाहिर बोला, मामला एक खूबसूरत लड़की का है ना, इसलिए बर्ड साहब की कोशिश यही होगी कि किसी तरह खींचतान कर इस मामले को अपने मिशन से मुताल्लिक कर दिया जाए। बर्ड ने जाहिर को घूर कर देखा। बोला, तुम बर्ड से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। बर्ड को दूसरों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकता है। मैंने हाथ उठाकर कहा, लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ बर्ड, क्या वो रिहायशी इमारत है? बर्ड ने कहा, नहीं चीफ, रिहायशी इमारतें ऐसी नहीं हुआ करती। वो खासी वसी और अरीज इमारत है और 3 मंजिला है। उसके डिजाइन से अंदाजा होता है कि वो किसी ऑफिस की इमारत है, लेकिन रात के वक्त हेलन का वहां जाना समझ में नहीं आया। मैंने बर्ड को गौर से देखते हुए पूछा, क्या इमारत के गेट पर मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे? बर्ड ने कहा, गेट तो दूर की बात है चीफ, इमारत का अहाता तक सुनसान पड़ा था, चिड़िया का बच्चा तक नहीं दिखाई दिया। मैंने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा, मुमकिन है वो हुकूमत का कोई अहम महकमा हो जिसकी हिफाजत के खुफिया इंतजामात किए गए हों, लेकिन तुम्हारी फराहम करदा खबर से हम कोई फायदा तो नहीं उठा सकते। बर्ड ने कहा, क्या ये मुमकिन नहीं है चीफ कि ये वही महकमा हो जहां से हारूत राबील ने फॉर्मूले चोरी करवाए थे? मैंने कहा, किसी इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें इससे क्या फायदा होगा? बर्ड जोशीले लहजे में बोला, हेलन वहां काम करती है चीफ, वरना रात गए उस इमारत में दाखिल न होती। मैंने कहा, दुरुस्त, हम इन खतूत पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले ये बात तो पाया सबूत को पहुंचे कि उस इमारत का ताल्लुक हमारे मौजूदा मिशन से ही है। बर्ड ने कहा, तो फिर काम का आगाज करने की फिक्र करो चीफ। मुझे यकीन है कि उस इमारत का ताल्लुक किसी न किसी तरह हमारे मौजूदा मिशन से ही है। तहजीब ने चुपते हुए लहजे में कहा, क्या ये बात तुम इतने यकीन से इसलिए कह रहे हो कि उस इमारत से हेलन का ताल्लुक है? बर्ड ने बुरा मनाए बगैर कहा, बर्ड इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकता मैडम। दरअसल हेलन और उसके साथी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो इमारत एटमी हथियारों से मुतल्लिक है। अगर ये बात ना होती तो मैं कभी उसके ताक़ुब के चक्कर में न पड़ता। वहाँ लड़कियों की कोई कमी नहीं थी मैडम, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी, लेकिन अफसोस कि हर शख्स बर्ड को गलत समझता है। बर्ड चाहे कितना बड़ा कारनामा क्यों ना सर अंजाम देते,
उसकी औकात 2 कौड़ी की ही रहेगी। हम तीनों सकते किसी आलम में बैठे थे। बड ने मामूली खबर नहीं फराहम की थी। बिलाशुबा वो आंखें खुली रखने का आदी था। मैंने संभल कर कहा, तुम एक ना तराशीदा हीरा हो बड, हर शख्स तुम्हारी अहमियत नहीं जान सकता। बड ने जोशीले लहजे में कहा, हम उस इमारत में आसानी दाखिल हो सकते हैं चीफ, क्योंकि उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैंने कहा, अगर उस इमारत की इतनी ही अहमियत है बट जो तुमने बताई, तब तो ये बात नाकाबिल फहम है कि उसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। बट ने कहा, सामने की बात है चीफ, हिफाजती इंतजाम तो दूर की बात है, वहां तो कोई जीरूह भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, वो वार्निंग महज तफरीहन ही तहरीर नहीं की गई होगी बट अमेरिका की हुकूमत ने जदीद तरीन साइंसी तरीकों से उस इमारत की हिफाजत का इंतजाम किया होगा, और मुझे यकीन है कि वो वार्निंग हर्फ बहर्फ दुरुस्त होगी। तहजीब ने कहा, सवाल यह है कि अगर हमने हेलन को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम उसे तलाश कहाँ करेंगे। बट ने कहा, वो यहाँ फिर आएगी मैडम। उन लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उससे मैंने यही अंदाजा लगाया है। मैंने कहा, उसके साथ जो शख्स था उसके बारे में कुछ अंदाजा है बट ने कहा, वो अधेड़ उम्र शख्स था, उसका नाम ग्रे होल्डिंग है। हेलन ने एक बार उसका नाम लिया था। मैंने कहा, हेलन से उसका क्या रिश्ता है। बट ने कहा, जहां तक मैं समझ पाया हूँ वो उसकी सेक्रेटरी है और उसकी हाल ही में तकर्री हुई है। मैंने हैरत से कहा, तुम बड़े वसूख से उनके बारे में तलात फराहम कर रहे हो। बट ने कहा, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उनसे सुनी हुई बातों की रोशनी में कह रहा हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में महज अंदाजन कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे अंदाजे भी ज्यादा गलत साबित नहीं होंगे। मैंने कहा, तुम कह रहे थे कि हेलन दोबारा यहाँ आएगी, उसने ऐसी कौन सी बात कही थी जिसकी बिना पर तुमने ये अंदाजा कायम किया। बट ने कहा, कल वो पहली बार यहाँ आई थी, मिस्टर ग्रे होल्डिंग ही उसे साथ लेकर आए थे। हेलन को यहाँ के खाने बहुत पसंद आए। उसने मेस के खानों की बुराई भी की थी और कहा था कि वो अब खाना यहीं आकर खाया करेगी। मिस्टर ग्रे होल्डिंग भी कभी कभार यहाँ आते हैं, एक जमाने में वो भी बाकायदगी से यहाँ खाना खाने आते थे। मैंने तहजीब से कहा, बट की फराहम करदा मालूमात तुम्हारे सामने हैं, बताओ क्या किया जाए। तहजीब ने कहा, चूंकि फिलहाल हमारे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसलिए हेलन को ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। तहजीब ने कहा, हिकमत अमली से तुम्हारी क्या मुराद है। मैंने कहा, ये कि हम ये मामला बड पर छोड़ दें, वही हेलन से तारुफ हासिल करे और उसके जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करे। तहजीब ने कहा, क्या हर्ज है। जाहिर ने बेसाख्ता कहा, मेरे ख्याल में मिस्टर बड इस काम के लिए मौजू नहीं है। बड ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, क्यों मौजू नहीं हूँ। जाहिर सहम गया, बोला, मेरे ख्याल में इस काम के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब जरूरी है जो रंगीन मिजाज न हो। बड ने जले भुले अंदाज में कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि इस बहाने हेलन का कुर्ब हासिल करने के ख्वाह हो। जाहिर ने गड़बड़ा कर कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैडम खुद भी ये काम कर सकती हैं। बड गुर्राया, बोला, तुमने बदनीयती से ये बात कही थी, तुम सिर्फ मेरा पत्ता साफ करना चाहते हो। तहजीब ने कहा, मेरे ख्याल में जाहिर ने ठीक ही कहा है। हेलन एक लड़की है, मैं उससे ज्यादा आसानी से तारुफ हासिल कर सकूंगी, वो मेरी तरफ से मशकूक भी नहीं होगी। मैं जाहिर की तजवीज से मुत्तफिक हूँ। बड का चेहरा बुझ कर रह गया और उसने खूंखार अंदाज में जाहिर को घूरा। जाहिर उसकी तरफ देखने से कतरा रहा था। बड ने गुस्सीले लहजे में कहा, बड के साथ एक बार फिर ज्यादती हुई है चीफ। यूं महसूस होता है जैसे तुम लोगों को बड की सलाहियतों पर एतमाद नहीं है। पहले जाहिर ने और उसके बाद मैडम ने खामखा टांग अड़ाई। मैंने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ बड, मैं इन दोनों को ही इस काम के लिए मौजू नहीं समझता। बड का चेहरा खिल उठा। उसने फातिहाना अंदाज में जाहिर की तरफ देखा, बोला, देखा तुमने, हर शख्स कदर नाशिनास नहीं होता। बड बहुत खुश है, उसकी सलाहियतों का कम से कम एक तो कदरदान है जिसका नाम अली यार खान है। जाहिर ने मुझसे कहा, बट साहब से आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, अगर आपने ये फैसला किया है तो दुरुस्त ही क्या होगा। मैंने जाहिर को सवालिया निगाहों से देखा। कौन सा फैसला। जाहिर ने कहा, यही कि मिस हेलन को मैडम की बजाय बट साहब डील करेंगे। मैंने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा, हेलन से मैं खुद मिलूंगा, तुम लोगों ने मेरी बात से गलत मतलब लिया है। बट का चेहरा एक बार फिर बुझ गया। चंद लम्हे वो सकते किसी आलम में मुझे देखता रहा, फिर अचानक संभल कर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसने तहजीब से कहा, संभालिए मैडम, आपकी मोहब्बत के सताए हुए सिर्फ जबानी तारीफ सुनकर ही। तहजीब ने झेंप कर कहा, बकवास मत करो, तुम्हारी तरह हर एक घटिया जहनियत का मालिक नहीं होता। बट ने कहा, मैंने आपको कबल वक्त खबरदार कर दिया है, कोई ऊंच नीच हो जाए तो शिकायत मत कीजिएगा। तहजीब ने मुंह बनाकर कहा, मैं ऐसी फजूल बातों पर कान धरना भी पसंद नहीं करती। बट ने मुहक्किकाना अंदाज में कहा, खवातीन के मामले में मर्द कतई नाकाबिल एतबार होते हैं, खुसूसन अगर मामला किसी हसीन खातून का हो तो किसी भी मर्द पर एतबार नहीं किया जा सकता, खा वो मर्द कितना ही पारसा क्यों ना हो। तहजीब ने बड़े गुस्से से कहा, तुम्हारी बेहूदगी मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तुम फौरन कमरे से निकल जाओ। बट ने गड़बड़ा कर कहा, अरे आप तो नाराज हो गई।
मैं तो ये सब कुछ महज आपकी हमदर्दी में। तहजीब बोली, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। चलो उठो, कमरे से निकल जाओ, शाबाश। बड बोला, ठीक है मैडम, ठीक है। बड आप लोगों के एक मुलाजिम से ज्यादा वक़्त नहीं रखता। और वो बड़बड़ाता हुआ खड़ा हो गया। तहजीब बड को कमरे से बाहर जाते हुए घूरती रही। उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद मैं हंस पड़ा। तहजीब ने नाराजगी से कहा, उसकी बेहूदगियों पर हंस रहे हो? मैंने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, नहीं, उस कमबख्त की चालाकी पर हंसी आ रही है। हेलन से मिल बैठने के लिए किस कदर बेताब हो रहा है कि मुझे काटने के लिए उसने तुम्हें इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं किया। जाहिर ने कहा, लेकिन जनाब वो फिर गायब हो जाएंगे और फिर हेलन की शनाख्त कैसे होगी? तहजीब ने कहा, तुम उसे नहीं जानते जाहिर, वो कहीं नहीं जाएगा और वक्त मुकर्रा पर हेलन की शनाख्त भी करवाएगा। जाहिर बड़बड़ाया, कमाल है, अजीब आदमी है। मैंने कहा, अपनी इन्हीं खुसूसियात के बायस तो वो इस कदर मुंह चढ़ा है कि जो मुंह में आता है बक देता है। तहजीब ने कहा, लेकिन अली, तुमने हेलन के सिलसिले में मेरा नाम क्यों मुस्तरद कर दिया? क्या इसकी कोई खास वजह है? मैंने कहा, नहीं तहजीब, कोई खास वजह तो नहीं है, बस मैंने महसूस किया कि यह मामला बहुत ज्यादा एहतियात का मुतकाजी है। हेलन वो वाहिद जरिया है जिसके सहारे हम कुछ कर गुजरने की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस मामले को अपने हाथ में लेना ही बेहतर तसव्वुर किया। वो बोली, क्या तुम्हारी इस बात से मैं ये नतीजा अखज़ करूं कि मेरी सलाहियतों पर तुम्हारा एतमाद कम हो गया है? मैंने कहा, यह नतीजा अखज़ करना मेरे साथ ज्यादती है। सिर्फ एहतियात के पेश नज़र मैंने ऐसा किया है। अगर उसे जरा सा भी शुबा हो गया कि कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है तो खेल बिगड़ जाएगा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम, जाहिर या बड, ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हर एक का तरीक़ा कार मुख्तलिफ होता है और मैं अपना तरीक़ा आजमाना चाहता हूँ। तहजीब ने मजीद कोई एतराज़ नहीं किया और हमारी नशिस्त बर्खास्त हो गई। वो बहुत कड़ा वक्त था। अमरीकी हुकूमत के किसी अफसर तक पहुँच हमारे लिए एक मसला बनी हुई थी। वैसे तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं जल्द अज जल्द अमरीका से निकल जाना चाहता था और मुझे मालूम था कि जरा सी भी बेएहतियाती का नतीजा हमारे लिए बेजा मुश्किलात की सूरत में निकल सकता है। इसलिए मैं हर मुमकिन एहतियात बरत रहा था। फोन पर किसी आला अफसर से राब्ता करने की कोशिश के नतीजे में CIA तक बात पहुंचना यकीनी था। अमरीकी हुकाम यही करते हैं। जहां जरा भी कोई मशकूक बात नजर आई और उन्होंने CIA को मुत्तला किया। हर साल उस इदारे पर खती रकम खर्च करने का कोई फायदा तो होना चाहिए। फिर CIA की तहकीकाती रिपोर्ट आने तक कोई हमसे मिलने की जहमत न करता। और ये बात अज़र में शम्स थी कि हमारे खिलाफ तहकीकात का क्या नतीजा निकलता। हम मेकअप में थे, हमारे पास पासपोर्ट जरूर थे, लेकिन उन पर हमारे नाम कुछ और दर्ज थे और जाहिर है कि हमारे हुलियों तक तस्वीरों से मुताबिकत नहीं रखते थे। अगर बड इत्तेफाकन हेलन नामी किसी लड़की से न टकरा गया होता तो हमें अपने लिए राह अमल तलाश करने में मालूम नहीं कितना वक्त और बर्बाद करना पड़ता। लेकिन हेलन मेयर नामी लड़की के बारे में भी फिल वक्त यकीन से कुछ कहना मुमकिन नहीं था। बड ने जो कुछ सुना था उसके मुताबिक तो उसका ताल्लुक किसी ऐसे इदारे से था जो जौहरी हथियारों से मुतल्लिक था। ताहम इस बात का हतमी फैसला तो हेलन से मुलाकात के बाद ही हो सकता था। मुमकिन था वो हमारे लिए बेहद कारामद साबित होती और इस बात का इम्कान भी था कि वो बिल्कुल ही बेमसरफ साबित होती। मैं अपनी सोचों में गलताओं पेचा था कि तहजीब की आवाज ने मुझे चौंका दिया। उसने शरारत आमेज लहजे में कहा, बहुत गहरी सोच में हो अली, क्या हेलन के ख्यालों में खोए हुए हो? मैंने चौंक कर तहजीब की तरफ देखा। क्या कहा? फिर फौरन ही मेरी समझ में उसकी बात आ गई। मैंने कहा, हाँ तहजीब, मैं वाकई हेलन के बारे में ही सोच रहा था। अगर वो हमारे लिए कारामद साबित ना हो सकी तो वो बोली, तो कोई और तदबीर कर लेंगे, आखिर दुनिया एक हेलन पर ही तो नहीं खत्म हो जाती। मैंने कहा, हमारी दुनिया तो एक तहजीब मैल्कम एक्स पर ही खत्म हो जाती है, न उससे आगे न उससे पहले। तहजीब ने तेवरी पर बल डालकर कहा, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के मतवालों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने तुर्की बेतुर्की जवाब दिया, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के मतवाले अपने हमनवा से इससे भी ज्यादा बढ़कर कुछ कह सकते थे। तहजीब हंस पड़ी, बोली, काश मैं फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोई बड़ा काम कर सकती, बस यही एक हसरत है। मैंने मज़ाही अंदाज में कहा, एक तंजीम जो अली ग्रुप के नाम से बनाई है, उससे दिल नहीं भरा तो एक यार खान ग्रुप बना लो। तहजीब बोली, मजाक मत करो अली, मैं संजीदगी से कह रही हूँ, बाज़ औक़ात अपनी बेबज़ाती पर दिल कुड़ने लगता है। मैंने कहा, ये मजाक नहीं है तहजीब, तुमने आज़ादी फ़लस्तीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और कुछ नहीं तो ऑलिव हार्वर्ड की कैद में तो तुम रही और जज्बे मेरे महमेज होते रहे। इस वक्त हम जिस मिशन पर हैं वो भी तुम्हारा ही रहीने मिन्नत है। तहजीब बोली, मालूम नहीं क्यों यूं महसूस होता है जैसे तुम्हारे साथ रहकर मेरी सलाहियतें मुतासिर हो जाती हैं। मैंने कहा, तुम बिला वजह सोचती रहती हो और ज्यादा सोच विचार करने से ऐसे ही ऊट पटांग ख्यालात जहन को परेशान करते हैं। मैंने उसे तसल्ली दी और वो चुप हो गई। उस रात तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम सब डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। हम सब अलग अलग मेजों पर थे। मैंने जो मेज मुंतखब की थी वो दाखिली दरवाजे के करीब थी
और मेरा रुख भी दरवाजे की तरफ था ताकि हेलन को हॉल में दाखिल होते देख सकूं। बड मुझसे जरा फासले पर था और तय हुआ था कि हेलन के दरवाजे में नमूदार होते ही बड अंगड़ाई लेगा, जो इस बात का इशारा होगा कि हॉल में आने वाली हेलन है। एहतियातन हम लोग 7:30 बजे ही डाइनिंग हॉल में आ गए। मुझे यहाँ बैठे हुए आधा घंटा गुजर गया था और उस आधे घंटे के दौरान मेरी निगाह दर्जनों बार दाखिली दरवाजे और बड की तरफ उठ चुकी थी, लेकिन हॉल में आने वाली कई लड़कियों में से कोई भी हेलन नहीं थी, वरना बड अंगड़ाई लेकर जरूर उसकी निशानदही कर देता। वक्त गुजरता रहा और लोग हॉल में आते जाते रहे। 8:30 बजे मैं सोचने लगा कि क्या जरूरी है कि हेलन आज भी यहाँ आए। उसके यहाँ आने के इम्कानात जरूर थे, लेकिन उसका यहाँ आना लाजमी नहीं था। गोया हमें रोजाना इसी तरह उसका इंतजार करना पड़ेगा और जितने दिन वो नहीं आती उतने दिन तक हमारा वक्त बर्बाद होता रहेगा। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि हॉल के दरवाजे में हल्के आसमानी रंग के स्कर्ट में मलबूस एक लड़की नमूदार हुई। मेरी निगाह बेइख्तियार बड की तरफ उठी जो अंगड़ाई ले रहा था। ये इस बात का इशारा था कि नीले स्कर्ट वाली लड़की हेलन है। वो अकेली थी और ये एक खुशगवार बात थी। अगर उसके साथ कोई और होता तो मेरे काम में दुश्वारियां भी पैदा हो सकती थी। हेलन ने दरवाजे पर रुककर हॉल की मेजों पर एक दायराना निगाह डाली और फिर खिरामा चलती हुई मेरे बराबर वाली मेज की तरफ आई जो खाली पड़ी थी। मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज हेलन ही थी, लेकिन मैं बराह रास्त उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेलन ने मेरे बराबर वाली मेज की एक कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठ गई। अपने हाथ में मौजूद वैनिटी बैग उसने दूसरी कुर्सी पर रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने उसे बैरे को ऑर्डर नोट करवाते देखा। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। उससे मुतारिफ होने का एक महफूज तरीका जहन में आ गया था, ऐसा महफूज तरीका कि उसे मुझ पर जरा भी शुबा न हो पाता कि मैं दीदा दानिस्ता उसकी तरफ बढ़ा हूँ। मैंने अपने जहन में जुज़ियात तय की और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बड और जाहिर को मैंने पहले ही गैर महसूस तरीके पर हॉल से बाहर जाने का इशारा कर दिया था। डाइनिंग हॉल से निकलकर मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया। जरा ही देर बाद बड और जाहिर भी कमरे में आ गए। बड ने खुश होकर कहा, क्या पसंद नहीं आई चीफ? शायद इसीलिए तुम वहां से उठाए हो। मैंने कहा, वक्त कम है, इसलिए जल्दी जल्दी सुनो और तेजी से अमल करो। बट तुमने देखा होगा कि उसने अपना वैनिटी बैग बराबर वाली कुर्सी पर रखा है। क्या तुम उसे गायब कर सकते हो? बड ने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, क्या कह रहे हो चीफ? उस भरे पूरे हॉल से वैनिटी बैग उड़ा देना हंसी खेल नहीं है। मैंने कहा, अगर किसी तरह तमाम लोगों की तवज्जो किसी एक जानिब मरकूज करवा दी जाए तो क्या ये काम आसान नहीं हो जाएगा? बड ने सर हिलाकर कहा, फिर तो बड के लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा, लेकिन क्या तुम्हारे जहन में कोई तरीका है? मैंने कहा, हाँ। हेलन का बैग तुम्हारी समत वाली कुर्सी पर रखा हुआ है। अगर कोई शख्स मुखालिफ समत में हेलन की मेज के पास जाकर अचानक गिर पड़े तो हेलन के अलावा दीगर लोग भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और तुम बआसानी अपना काम कर सकोगे। बड ने सर हिलाकर कहा, मैं समझ गया चीफ। गिरने की जिम्मेदारी जाहिर के सुपुर्द की जाएगी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम पहले से अपनी मेज पर बैठे हुए होगे और जाहिर बाद में हॉल में दाखिल होगा। ख्याल रहे कि ये काम हेलन के बिल अदा करने से पहले हो जाना चाहिए, वरना मेरा मकसद ही फौत होकर रह जाएगा। बड ने इत्मीनान से कहा, बहुत वक्त है चीफ, उसे खाना खत्म करने में देर लगेगी और हम अपना काम कर गुजरेंगे। मैंने कहा, और हाँ, अगर ये सारे काम ठीक ठाक तरीके से हो जाएं, यानी मैं हेलन से मुतारिफ होने में कामयाब हो जाऊं, तो तुम एक काम और भी करोगे। तुमने वो तफरीही पार्क तो देखा होगा जो यहाँ से मगरिब की जानिब जरा फासले पर सड़क के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। जब मैं हेलन के साथ यहाँ से उठने लगूं तो तुम हेलन का वैनिटी बैग लेकर उस पार्क में चले जाओ। इम्कान ये है कि पार्क उस वक्त सुनसान पड़ा होगा। मैं तुमसे वहाँ हेलन का वैनिटी बैग बरामद कर लूंगा। तुम पार्क के मरकजी दाखिली दरवाजे के करीब ही मिलना और निस्बतन कम रोशन जगह मुंतखब करना। समझ गए? बड ने एक सर्द आह भरकर कहा, समझ गया चीफ। किसे खबर थी कि बड पर कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि अपनी महबूबा के लिए किसी और से ताउन करे। मैंने कहा, तेजी के साथ अपनी मेज पर वापस जाओ, एक एक लम्हा कीमती है। बड ने कदरे खम होकर कहा, ओके चीफ, और पलट कर तेजी से कमरे से निकल गया। मैंने जाहिर से कहा, तुमने समझ लिया है जाहिर कि तुम्हें क्या करना होगा? जाहिर ने कहा, जी हाँ जनाब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपना काम बखूबी कर लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं हॉल में वापस जा रहा हूँ, तुम कम से कम 5 मिनट का वक्फा देकर आओगे।